गुड मॉर्निंग दोस्तों। केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, धातु और अधातु की तरफ। हम लोग कैल्शियम के यौगिक पढ़ रहे थे, तो कैल्शियम का अगले यौगिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला यौगिक है Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, जिसे कहा जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट या इसी का एक नाम और है फास्फोराइट। आइए बात करते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। मुख्यतः रूप से ये दांत और हड्डी में पाए जाते हैं। मेनली दांत और हड्डी किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए कैल्शियम जो है शरीर में सबसे ज़्यादा, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है? कैल्शियम ही है, क्योंकि दांत और हड्डी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा होते हैं। और थोड़ी सी मात्रा इसका टूथपेस्ट जो होते हैं आजकल के, उसमें प्रयोग किया जाता है, टूथपेस्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। मेनली हमें बेस पढ़ना है। आगे बात करते हैं, जिप्सम की बात करते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। दूसरा यौगिक है जिसका नाम बोला जाए कैल्शियम सल्फेट, या इसी को हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, सीमेंट जो जमता है, सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए, सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसी को हम जिप्सम को ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दें, तो इसके जो 1.5 अणु होते हैं जल के उड़ जाते हैं। बचता कितना है? हाफ H2O, या इसी को लिख सकते हैं, 2 उधर चला जाएगा, 2CaSO4 × H2O। इसे कहा जाता है, या इसे कहा जाता है, दोनों को ही एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, पेरिस। आइए आगे चलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आप लोग देखे होंगे, जब कोई किसी के हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। हाथ पैर वाला जो प्लास्टर सफ़ेद देखे होंगे, उसमें किया जाता है। लोग प्यार में भी हाथ पैर तोड़ लेते हैं, उसमें भी इसी का प्रयोग करते हैं। और दीवारों की जो पुट्टी होती है, दीवारों की पुट्टी में POP आप सुने होंगे, पुट्टी में। और मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, मूर्ति बनाने में। ठीक है, इसका प्रयोग इतनी जगहों पे किया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ और सीखते इसके बारे में। एक होता है कैल्शियम कार्बाइड, सुने होंगे, इसके अगला यौगिक है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कृत्रिम रूप से फल को पकाने में। आप लोग देखे होंगे, बचपन में सुने होंगे, केला पकाने के लिए बाजार से कार्बाइड लाते थे, वही है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में। याद रखिएगा, CaCa2 जब ये फलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, कच्चा फल के ऊपर जब छिड़काव करेंगे, तो ये वातावरण के संपर्क में आके आपका क्या बना लेता है? एसिटिलीन बना लेता है। डायरेक्ट एसिटिलीन नहीं बनेगा, ये कार्बाइड से बनता है एसिटिलीन। ये फल को पकाता है, फल को पकाता है।
एसिटिलीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में एसिटिलीन मिलता है। आप कह दो कि आपने तो कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा, कैल्शियम कार्बाइड डायरेक्ट बाजार में एसिटिलीन नहीं मिलेगा, कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा। उससे आप लेके आओगे, फलों के ऊपर रखोगे तो वो इससे क्या बन जाता है, C2H2, ये एसिटिलीन बन जाता है। यही फल को पकाता है कृत्रिम रूप से, ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं। और बात करें प्राकृतिक रूप से फल को कौन पकाता है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, इथिलीन C2H4 प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, नेचर तरीके से जब फल पकते हैं। तो ये आपको याद रखनी होगी। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। अभी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में क्वेश्चन क्या था वो सुनिएगा। आइए बात क्या था, ये ब्लीचिंग पाउडर जैसे CaOCl2, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड इसके बारे में पूछा गया था। सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, रंग उड़ाने में, जिसे आप लोग विरंजक कहते हो, रंग उड़ाने में, या फिर जल के शोधन में। जल के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, जल के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे बात किया जाए, अगर ये बनता कैसे ये भी पूछा गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर क्लोरीन से क्रिया किया जाए तो CaOCl2 बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से क्रिया कराने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बन जाता है। आइए आगे कुछ बात करते हैं, कुछ अगले यौगिक की तरफ, अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक आप लोग जानते होंगे, पोटेशियम। क्या होता है भाई पोटेशियम का प्रतीक, आप कहोगे के, होना चाहिए वैसे P, लेकिन होता क्या है के। क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम का नाम क्या है, कैलियम है। कैलियम, इसका लैटिन नाम कैलियम है, इसी की वजह से ये ऐसा होता है। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, याद रखना होगा आपको। ये सोडियम की तरह बिल्कुल आपके हवा में रखने से क्रियाशील है, बहुत तेज क्रिया करता है। और ये नरम धातु है, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और कहाँ रखा जाएगा, केरोसिन में रखा जाएगा। ये दो बातें आप यहाँ से याद रखिएगा, केरोसिन और चाकू से काट सकते हैं। इसके क्या क्या, इससे किससे प्राप्त होता है, ज़रूरी नहीं है वो जानना आपको। आइए बात करते हैं इसके यौगिक के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की बात करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नहाने वाले साबुन में। नहाने वाला जो साबुन, मुलायम साबुन होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, नहाने वाले साबुन में। और आपको कल बताए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कपड़े धोने वाले साबुन, कपड़े वाले साबुन में प्रयोग किया जाता था। आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब गांव देहात में गन्ना बोया जाता है तो उसमें एक लाल दवा डाली जाती है, इसी को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यही है, इसी को कहा जाता है लाल दवा। लाल दवा जल में कीटनाशक को मारता है, जल में कीटनाशक का काम करता है, यही है लाल दवा। नाशक, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, यही लाल दवा है जो गन्ना बोते समय आप लोग देखे होंगे। गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े को उसी में एक बाल्टी में पानी में भर दिया जाता है, उसमें ये मिला दिया जाता है, फिर उसमें गन्ने को बार बार डुबा डुबा के निकाला जाता है। ये होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और आगे बात करते हैं, बस इतना इसमें काफ़ी है पोटेशियम के बारे में, और जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं अगले आपके धातु की तरफ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु की बात करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक, तो सबसे पहले एल्युमिनियम की बात करें तो इसके अयस्क इम्पोर्टेंट है। पहला अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क है इसका। अयस्क की हम इसकी बात करेंगे, पहला है बॉक्साइट। आइए बात करें, Al2O3
इंटू 2H2O। दूसरा अयस्क होता है क्रायोलाइट, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये क्रायोलाइट है, इसके सूत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। Na3Al F6 शायद ये होते हैं, देख लीजिएगा, नहीं है ये सही है। कोरेंडम आगे बात करेंगे, कोरेंडम को ही Al2O3 या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कोरेंडम है या इसी को एलुमिना कहा जाता है, एलुमिना कहा जाता है, जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ठीक है। इस एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर पूछे कौन सी धातु प्रकृति में सबसे ज़्यादा, प्रकृति में पाए जाने वाली धातु, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु अगर आपसे पूछा जाए, पाए जाने वाली धातु कौन सी है, पाए जाने वाली धातु यही है, याद रखिएगा, ये एल्युमिनियम है। अगर तत्व पूछे कौन कौन से तत्व, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तत्व पूछे कौन सा, तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे सिलिका पाया जाता है, तीसरे नंबर पे आपका एल्युमिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, प्रकृति में पाया जाना तत्व पूछे ऑक्सीजन, धातु पूछे तो एल्युमिनियम, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, इस एल्युमिनियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और देखिएगा इस एल्युमिनियम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब कभी जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप आराम से खा पी रहे हैं, तब तक आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और आपसे कहती है जरा हमारे लिए कुछ पैक करा के लेके आइएगा। जब आप पैक कराते हैं तो आप लोग एक चांदी जैसा पन्नी देखते हैं, तो रोटी लपेटने वाला जो होता है, रोटी लपेटने की जो आप लोग पन्नी देखे होंगे, रोटी लपेटने की पन्नी, यही होती है आपका क्या, एल्युमिनियम, ठीक है। रोटी लपेटने की पन्नी ये एल्युमिनियम होती है। और आप लोग बिजली के तार भी इसी के बने होते हैं, बिजली के तार भी इसी तरीके से बने होते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा इसमें करनी है। इसके मिश्र धातु की बात करते हैं, तो Al या एल्युमिनियम की मिश्र धातु क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। मिश्र धातु, तो सबसे पहले मिश्र धातु की बात करेंगे जिसका नाम है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन पहला मिश्र धातु है। इसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, और भी होते हैं, लेकिन 95% मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा, 95% एल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.6% ये, 0.6% ये, 0.4% सिलिका होता है, ठीक है। ये मिले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये दो बातें याद रखिएगा। ड्यूरेलियम का ये हल्का होता है और मजबूत होता है, हल्का प्लस मजबूत। आप लोग देखे होंगे कुकर, कुकर वायुयान का ढांचा इसी का बनता है, ड्यूरेलुमिन का ही बनता है। तो पूछा जाए कुकर किसका बनता है, तो याद रखिएगा ड्यूरेलुमिन का बनता है। वायुयान का ढांचा किसका बना होता है, इसी का। तो ड्यूरेलुमिन याद रखिएगा किसका, मेन इसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम रहता है। आगे बात करते हैं दूसरे इसके मिश्र धातु की बात करेंगे, तो दूसरा मिश्र धातु आप याद रखना है एल्युमिनियम ब्रांच, एल्युमिनियम ब्रांच। आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम कितने परसेंट होंगे, याद रखिएगा 90%, कॉपर कितने परसेंट, 10%, ठीक है। अगर एल्युमिनियम ब्रांच की बात करें, इन दोनों को मिला देने से क्या बनता है, कृत्रिम सोना बनता है। कृत्रिम सोना, जो दिखावटी सोना होता है, जो दिखावटी सोना है आजकल का, इसका ज़्यादा चलन है। शादी विवाह में देखे होंगे बहुत सारे लोग VIP स्टाइल में चलते हैं, वो सब सोना नहीं रहता, बस दिखावटी सोना है, पहन लेते हैं फिर निकाल दिया जाता है। वो दिखावटी सोना है, उससे विश्वास मत करना कि ये बहुत धनी है यार, कुछ हो गए। मैग्नेलियम की बात करते हैं, मैग्नेलियम
इसमें 96% एल्युमिनियम है भाई साहब और 4% मैग्नीशियम है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाज बनाने में, जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे बात किया जाए एलुमिना की, Al2O3, इसका प्रयोग इसका जो प्रयोग होता है कहाँ करते हैं? नीलम बनाने में, जो रत्न होते हैं, मणिक बनाने में, और रूबी जो रत्न है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है Al2O3 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीलम, मणिक, रूबी, ये सभी रत्न हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बरसात का सीजन चल रहा है, आप लोग देखे होंगे वाटर प्रूफ कपड़ा, वाटर प्रूफ जलरोधी कपड़े, हिंदी बोले तो जलरोधी कपड़े, इसमें भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, AlOH का होल थ्राइस। और बात करें एल्युमिनियम के और यौगिकों की, तो पोटास एलम या फिटकरी का नाम सुने होंगे, फिटकरी या एलम, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये है आपका पोटास एलम। इसका प्रयोग कहाँ किया जाए? जब आप लोग कभी सेविंग वेविंग कराने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर या महिला गैरेज कोई होता है, देखे होंगे। रक्त प्रवाह, रक्त कोई बुरा मत माने, बस मजाक के लिए ऐसा बोला जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने में, जब कभी स्विमिंग कराते वक्त कहीं पे रक्त खून बहने लगे तो उसको रोकने में आजकल इसका प्रयोग पनीर बनाने में, दूध के फाड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और पानी के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पानी शोधन में भी इसका प्रयोग होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आइए और बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट की तरफ। चलिए बात करते हैं आयरन की। आयरन जिसे Fe या लैटिन नाम फेरस। आइए बात कर लेते हैं इन भाई की भी। सबसे पहले इसके अयस्क की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका अयस्क है मैग्नेटाइट। सबसे ज़्यादा आयरन इसी में पाया जाता है। दूसरा मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। दूसरा होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट या हेमेटाइट कहीं कहीं लिखा जाता है, Fe2O3। तीसरी बात करेंगे सीडेराइट, FeCO3। चौथी बात करेंगे हम लिमोनाइट की। ये सभी इसके अयस्क हैं, इसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। FeOOH.NH2O कितना भी जलगाड़ू हो। इसमें जो मैग्नेटाइट है ये चुंबकीय अयस्क है। पूछा जाता है कि लोहे का कौन सा अयस्क चुंबकीय है, तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा 72%, इसमें 69%, और FeCO3 में 48% समथिंग होता है, हम राउंड फिगर की बात करते हैं, ये 55% है। ठीक है, ये लोहे की मात्रा इसमें पाई जाती है। कुछ बातें और हम करते हैं यहीं लगे हाथ। जैसे अगर आपसे बात करें, लोहा की संयोजकता Fe2+ में भी होती है, Fe3+ में भी होती है, Fe4+ में भी होती है, Fe6+ में भी होती है। लोहे की संयोजकता है। तो अगर Fe2+ लोहा है तो उसे क्या कहेंगे? फेरस। Fe3+ में है तो उसे क्या कहते हैं? फेरिक। Fe4+ में है तो परफेराइट कहा जाता है, परफेराइट। और Fe6 में है तो फेरेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। Fe2+ है तो फेरस, Fe3+ है तो फेरिक, Fe4+ है तो परफेराइट, Fe6+ में है तो फेरेट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे अगर आपसे बात किया जाए, लोहा अगर जो है, लोहे को अगर हम नम वायु में रख दें, नम वायु का मतलब ह्यूमिडिटी एयर, माने बरसात जैसे मौसम एरिया हो और उसमें नम वायु रख दे और पानी बरस जाए, तो याद रखिएगा Fe2O3 इंटू H2O में बदल जाता है। यही जंग है, जंग का सूत्र यही है, जंग में बदल जाएगा। और जब जंग लग गया तो याद रखिएगा लोहे, उसका पूरा भार तो बढ़ जाएगा, लेकिन शुद्ध लोहे की जो मात्रा होती है, शुद्ध लोहा की जो मात्रा होती है
वो घट जाता है। शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाएगी लेकिन भार क्या होगा, बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ता का लेपन किया जाता है, जस्ता का लेपन किया जाता है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन ग्रुप डी में कि बताइए इसे क्या कहते हैं, तो यसद लेपन कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है, या इसी को गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, नम वायु और जल है, अगर कभी शुद्ध जल है, शुद्ध जल या आसूत जल, तो कभी भी जंग नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। नो जंग, कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर जल अशुद्ध है, नम वायु है, तो जंग 100% लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और कुछ बात करते हैं, जैसे अगर आपसे बात किया जाए इसके कुछ यौगिक की, एक यौगिक है FeS2 जिसका नाम है आयरन पायराइटिज, आयरन पायराइटिज इसका नाम होता है। इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, यही है मूर्खों का सोना। दिखने में लगेगा दूर से कि सोना है, लेकिन ये है मूर्खों का सोना। मूवी में देखे होंगे जो पिक्चर में दिखाई देता है कि इतने गोल्ड पकड़े गए, बिस्किट पकड़े गए सोने के, वो यही होता है। ये मूर्ख बनाने के लिए आपको पिक्चरों में मूर्ख बनाया जाता है। वहाँ मूवी में सबसे पहले लिख भी दिया जाता है यह काल्पनिक है, इस पर विश्वास मत करना, लेकिन इंसान 2.5 घंटा बर्बाद कर देता है। आइए बात करते हैं आगे। फूल्स गोल्ड या मूर्खों का सोना कहा जाता है। और बात करें इसका अगले यौगिक FeSO4 × 7H2O जल के साथ अणु हरा थोथा इसी को कहा जाता है, हरा थोथा इसी को कहा जाता है, या ग्रीन विट्राल बोले तो यही है, ग्रीन विट्राल, हरा थोथा। ठीक है, ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आप लोग देखोगे जब किसी को खून की कमी हो जाती है तो रक्तवर्धक औषधि है, रक्त बढ़ाने में काम आता है। ये रक्त बढ़ाने में ग्रीन विट्राल जो सिरप आते हैं, खून बढ़ाने वाले टॉनिक आते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए, अगर शुद्ध जो लोहा है ना, शुद्ध लोहा ये नरम होता है, शुद्ध लोहा नरम होता है, लेकिन इसमें कठोरता अगर करना हो, कठोर अगर करना हो, लोहे को कठोर बनाना है तो क्या मिलाया जाएगा। अगर लोहे को कठोर बनाना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कार्बन मिलाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। तो इस बेस पे, कार्बन मिलाने के बेस पे लोहा 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला लोहा होगा ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। दूसरा होता है, याद रखिएगा, पिटवा लोहा। और तीसरा होता है आपका स्टील, या इसी को कहा जाता है इस्पात। इस्पात के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ढलवा लोहा की बात करें, इसमें कार्बन के परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज बहुत बार आया है, ग्रुप डी का पेपर उठा के देखिएगा, 2 से 4% याद रखिएगा, 2 से 4% ढलवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज है। पिटवा लोहे में कार्बन का परसेंटेज 0.04% से लेके 0.08% होता है। अगर आपसे और बात करें कि बताइए इस्पात में कार्बन का परसेंटेज 0.25% से लेके 1.5% तक होता है। ये 3 प्रकार के लोहे आपको याद रखना है कार्बन परसेंटेज के बेस पे। लोहा वैसे नरम होता है, जब उसमें कठोर बनाना होता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन। कार्बन के बेस पे आपके लोहे 3 प्रकार के, ढलवा, पिटवा लोहा और इस्पात या स्टील। हम इस्पात या स्टील की चर्चा डिटेल में करेंगे, इस्पात या स्टील की चर्चा होगी अगले टर्न पे। आपको एक शायरी सुना देते हैं। दुआओं में मांगने से मिल जाता अगर कोई शख्स, तो खुदा कसम हम तेरे सिवा कुछ और ना मांगते। चलिए, इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब अपने जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।